हाय एवरीवन। तो हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम 11 to 14 चैप्टर को कवर करने वाले हैं लूसेंट से, जिससे कि हमारा बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट कवर हो जाने वाला है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं हम पोषण के बारे में। संतुलित पोषण क्या है, यानी बैलेंस डाइट। वो पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसको बोलते हैं संतुलित पोषण। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य और व्यवसाय पर निर्भर करता है। एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा और अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक होता है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों और बालिकाओं की तुलना से अधिक भोजन चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र है फॉर्मूला है C6H5COONA का प्रयोग किया जाता है। भोजन और उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए और विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम करने के लिए ग्रहण किया जाता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ में, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ और प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। भोजन वे पोषक पदार्थ। और एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर को की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। तो ये कार्य की प्रकृति है और पुरुष और स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी चाहिए और स्त्री को 2100 कैलोरी यानी 2100 कैलोरी चाहिए। 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी चाहिए और स्त्री को 2500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी चाहिए और स्त्री को 3000 कैलोरी चाहिए। आगे हम बात करेंगे संतुलित आहार की तालिका है ये। खाद्य पदार्थ और वयस्क पुरुष में सामान्य, मध्यम और कठोर पुरुष में, और वयस्क महिला में सामान्य, मध्यम और कठोर, और बच्चों के लिए। तो अन्न जो है, अन्न में गेहूं और चावल। वयस्क पुरुष को सामान्य तौर पे 400, मध्यम में 520 और कठोर को 670। वयस्क महिला को सामान्य 410, मध्यम में 440 और कठोर में 575। बच्चे को 1 से 3 वर्ष में 1 से 175 और 4 से 6 वर्ष में 270। दाल सामान्य को वयस्क पुरुष में सामान्य को 40, सामान्य में 40, मध्यम में 50 और कठोर में 60। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 45 और कठोर 50। और बच्चे में 1 से 3 तक में 35 और 4 से 6 में भी 35। अगला खाद्य पदार्थ है पत्तीदार सब्जियां। वयस्क पुरुष को सामान्य में 40, मध्यम में 40 और कठोर में भी 40। वयस्क महिला को सामान्य में 100, मध्यम में 100 और कठोर में 50। बच्चे को 1 से 3 में 40 और 4 से 6 में 50। दूध। अन्य सब्जियां वयस्क पुरुष में सामान्य में 60, मध्यम में 70 और कठोर में 80। वयस्क महिला में सामान्य में 40, मध्यम में 40 और कठोर में 100। बच्चों में 1 से 3 में 20 और 4 to 6 में 30। दूध। वयस्क पुरुष को सामान्य में 150, मध्यम में 200 और कठोर में 250। वयस्क महिला को सामान्य 100, मध्यम 150 और कठोर 200। बच्चे को 1 से 3 में 300 और 4 से 6 में 250। कंदमूल। वयस्क पुरुष को सामान्य में 50, मध्यम में 60 और कठोर को 80। वयस्क महिला को सामान्य 50, मध्यम 50 और कठोर 60। बच्चे में 1 से 3 में 10 और 4 to 6 में 20। गुड़ या शक्कर। वयस्क पुरुष को 30, सामान्य में, मध्यम में 35 और कठोर में 55। वयस्क महिला को सामान्य में 20, मध्यम में 20 और कठोर में 40। बच्चे को 1 to 3 में 30 और 4 to 6 में 40। वसा व तेल।
वयस्क पुरुष में सामान्य में 40, मध्य में 45 और कठोर में 65। वयस्क महिला को सामान्य 20, मध्यम 25 और कठोर 40। बच्चे में 1 to 3 में 15 और 4 to 6 में 25। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। अगला चैप्टर है 12 मानव रोग। तो आगे हम बात करने वाले हैं मानव रोग के बारे में। परजीवी यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? मलेरिया रोग। प्रभावित अंग होता है तिल्ली और आरबीसी। परजीवी होता है इसमें प्लाज्मोडियम और वाहक मच्छर है मादा एनाफ्लीज। इसके लक्षण होते हैं ठंड के साथ बुखार हो जाता है। अगला रोग है पायरिया। पायरिया जो है से प्रभावित अंग होता है मसूड़ा। परजीवी है एंटी अमीबा जिंजिविलिस। लक्षण इसके होते हैं कि मसूड़ों से रक्त निकलता है। सोने की बीमारी। प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। परजीवी होता है ट्रिप्रेनोसोमा और वाहक मच्छर होता है इसमें सीसी मक्खी टेस्टिस। लक्षण इसके होते हैं बहुत नींद के साथ बुखार होता है। पेचिस। पेचिस से प्रभावित अंग है आंत। परजीवी होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। लक्षण इसके होते हैं पेचिस के कि श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होता है। कालजार। कालाजार। कालाजार से प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा। परजीवी है लिशमैनिया डोनावानी और वाहक मच्छर है बालू मक्खी। इसके लक्षण है तेज बुखार। अब बात करेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। टिटनेस। टिटनेस में प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। जीवाणु के नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसके लक्षण है कि तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। हैजा। हैजा से प्रभावित अंग होता है आंत। जीवाणु के नाम है विब्रियो कॉलरी। लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। टाइफाइड। प्रभावित अंग है आंत। जीवाणु के नाम है साल्मोनेला टाइफी और इसके लक्षण है कि तेज बुखार होता है और सिर में दर्द होता है। क्षय रोग। क्षय रोग से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा और क्षय रोग के जीवाणु के नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लक्षण है कि बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलना। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया के जीवाणु के नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण है कि सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना। प्लेग। प्लेग से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा और कारो दोनों पैरों के बीच। जीवाणु के नाम है पांचुरेला पेस्टिस। लक्षण होते हैं कि बहुत तेज बुखार होता है और शरीर पर गिल्टियां होती है। काली खांसी। काली खांसी से प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। जीवाणु के नाम है काली खांसी के हीमोफिलस पर्टुसिस। लक्षण है कि लगातार खांसी आना। निमोनिया। निमोनिया से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। जीवाणु के नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका लक्षण है कि तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाता है। कोढ़। कोढ़ से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र त्वचा और कोढ़ के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लक्षण है कि शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। गोनोरिया। गोनोरिया से प्रभावित अंग होता है मूत्रमार्ग। जीवाणु के नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। लक्षण है कि मूत्रमार्ग में सूजन हो जाती है। सिफिलिस। सिफिलिस से प्रभावित अंग होता है शिश्न। जीवाणु के नाम है टैपोनमा पैलिडम और लक्षण है कि शिशन में घाव होता है। मेकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया है। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद और पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास ने 1887 ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी हो जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी की जीवाणु की खोज की है। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की है। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे वायरस से होने वाली बीमारी। एड्स जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है। प्रभावित अंग होता है एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC। विषाणु के नाम है HIV। लक्षण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना।
डेंगू ज्वर जो कि वायरस से होने वाला रोग है, हड्डी तोड़ बुखार। और प्रभावित अंग है इसमें होता है कि संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आँख एवं जोड़। विषाणु का नाम है अर्बोवायरस। इसके लक्षण है कि आँखों, पेशियों, सिर और जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं, इससे प्रभावित अंग होता है गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान। विषाणु के नाम है पोलियो। लक्षण है कि ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा से के प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम है मिक्सोवायरस यानी एबीसी। लक्षण है कि गलशोथ, छींक और बेचैनी होती है। चेचक जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम है वेरियोला वायरस। लक्षण है कि तेज बुखार होता है, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। छोटी माता, संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। विषाणु का नाम है वेरिसेला वायरस। इसके लक्षण है कि हल्का बुखार होता है, शरीर पर पित्तिकाएं, ज्वर के शरीर पर पित्तिकाएं हो जाती हैं। गलशोथ जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं, इससे प्रभावित अंग होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसके लक्षण है कि ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। खसरा जो कि वायरस से होने वाले रोग है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जीवाणु के नाम है मोरबीली वायरस। इसके लक्षण है कि शरीर पर लाल दाना हो जाता है। ट्रेकोमा से प्रभावित अंग है आँख। इसके लक्षण है कि आँख लाल होता है और आँख में दर्द होती है। हिपेटाइटिस या पीलिया, इसके प्रभावित अंग होते हैं यकृत और इसके लक्षण है कि पेशाब पीला होता है, आँख और त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज जो कि वायरस वाले रोग है। रेबीज से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। जीवाणु का नाम है रैप्डोवायरस। इसका लक्षण है कि रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस, प्रभावित अंग है मस्तिष्क। लक्षण है कि तेज बुखार होता है। हर्पीज जो कि वायरस से होने वाले बीमारी है, हर्पीज, इससे प्रभावित होता है त्वचा। जीवाणु का नाम है हर्पीज। इसका लक्षण है कि त्वचा में सूजन हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जीका बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। ये रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजन बन जाता है। इसके अधिकांश मामले 60 to 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बुखार होता है, लाल आंखें हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है और लाल चकत्ते एक्सेट्रा हो जाते हैं। आगे हम हेलमिंथस द्वारा होने वाले बीमारी को डिस्कस करेंगे। अतिसार, इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुब्रिकाइडीज नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ यानी निमेटोड है, जो कि घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो नष्ट हो जाता है। ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, ये रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, विष्णुकोशों और शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव यानी एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। फंगस द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? दमा यानी फफूंद से, अस्थमा जिसको बोलते हैं। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। ये एक संक्रामक रोग होता है। अगला फंगस वाला रोग है एथलीट फुट। ये रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो कि पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। खाज स्कैबिज, ये रोग एक्केरस स्कैबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन जो कि फंगस वाले डिजीज़ है ये, यानी बाल्डनेस, ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं।
दाद यानी रिंगवॉर्म, ये रोग ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है और ये संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स और एक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ है। हीमोफीलिया। अगला टर्नर सिंड्रोम, ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 44A + XO। इसमें शरीर अल्पविकसित, कद छोटा और वक्ष चपटा होता है। जननांग प्राय अविकसित होते हैं जिससे वे बांझ होती हैं। अगला रोग है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये रोग पुरुष में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। अगला डिजीज है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। अगला डिजीज है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार यानी क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग हैं जैसे कि पक्षाघात या लकवा, पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कई धमनी फट जाना और मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है जिससे कि अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आना और काला दाग, एक्जिमा आदि जो है वो एलर्जी के ही कारण होता है, एलर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। अगला डिजीज़ है सिजोफ्रेनिया। ये मस्तिष्क रोग है जो कि प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी, एपिलेप्सी, इससे अपस्मार रोग कहते हैं। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डिप्लोपिया, ये रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात यानी पैरालिसिस के कारण होती है। कैंसर, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोई वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कीमोथेरेपी शब्द को 2013 में पाउल एहरलीच ने दिया है, जिन्हें कि आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपभोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। साक्रोमास, ये कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों और पेशियों में होता है। ल्यूकेमियास कैंसर, ये लिक्मोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास कैंसर, ये कैंसर लसिका गांठों और प्लीहा में होता है, स्प्लीन में। एक नोट है, रेडियो सक्रिय स्टोन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। चिकनगुनिया,
ये दुर्बल बनाने वाली गैर घात वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ है। ये चिकनगुनिया वायरस से होता है। ये मादा एडिस मच्छर, मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं जिससे ये बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से ये बीमारी किसी और को नहीं हो सकती है। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉल्वेंट एजी, ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। इसके बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या है? ये HIV संक्रमण की खास जांच है जो कि पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। HIV-P 24 एंटीजोन। PCR HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA एप्लीकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीकी सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। ये तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, ये टीकाकरण कार्यक्रम है। BCG यानी बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन, इसका जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा होता है। DPT यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस टोक्सोइड 6, 10 और 14 सप्ताह और 6 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 to 99%। अगला टीकाकरण कार्यक्रम है OPV पोलियो 6, 10, 14 सप्ताहों और 6 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक। खसरा 9 to 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100%। DT यानी डिप्थीरिया और टेटनस टोक्सोइड 5 वर्ष की आयु में। TT टेटनस टोक्सोइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। और TT जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीट्रोवायरस थेरेपी यानी ART की व्यवस्था की जाती है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए थाइमिडीन यानी AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे हम प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देखेंगे। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में हुआ था। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में हुआ था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में हुआ था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में हुआ था। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में हुआ था। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 में हुआ था। पल्स और समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में हुआ था। जननी सुरक्षा योजना 2003 और 4 में हुआ था और वंदे मातरम योजना 2004 में हुआ था। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस साल्क और 1952 में जोनस साल्क और 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है।
इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। आगे हम विविध को देखेंगे जो कि 13 लेसन है, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो ये आविष्कार है और उसके आविष्कारक हैं। विटामिन के आविष्कारक हैं फंक, विटामिन बी के आविष्कारक हैं मैकुलन, विटामिन डी के आविष्कारक हैं हॉपकिंस, स्टेप्थोमाइसिन के आविष्कारक हैं बॉम्समैन, होम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया है वाल्टर लिलेहल ने, प्रथम परखनली शिशु के आविष्कारक हैं एडवर्ड्स और स्टेप्टो, एंटीजन के आविष्कारक हैं लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक हैं हैरिसन और सिम्पसन, टेरामाइसिन के आविष्कारक है फिनेल, डायबिटीज़ के आविष्कारक है बेटिंग, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक है जॉन ई साल्क, बैक्टीरिया के आविष्कारक है ल्यूवेनहॉक, आरएनए के आविष्कारक है जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस, विटामिन ए के आविष्कारक है मैकुलन, विटामिन सी के आविष्कारक है होलकट, सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक है डार्क मैक, हृदय प्रतिरोपण के आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्डे, लिंग हार्मोन के आविष्कारक है स्टेनाच, गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक है पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक है आइनियोवन, इंसुलिन के आविष्कारक है बेंटिंग, चेचक का टीका के आविष्कारक है एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक है रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी के आविष्कारक है यूरिन कालमेट, रक्त परिवर्तन के आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टीनर, डीएनए के आविष्कारक है जेम्स वाटसन और क्रिक, पेचिश और पेग की चिकित्सा के आविष्कारक है कीटा जाटोज, जंपिंग जीन सिद्धांत के आविष्कारक है बारबरा मैक्लिटोंक, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत के आविष्कारक है जैकब और मोनार्ड, डीएनए संश्लेषण के आविष्कारक है कॉर्नबर्ग, प्राकृतिक वर्णवाद के आविष्कारक है चार्ल्स डार्विन, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक है लैनिक और चेचक का टीका प्रतिरक्षण तकनीक के आविष्कारक है एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक है रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी के आविष्कारक है यूरिन कालमेट, रक्त परिवर्तन के आविष्कारक है लैंडस्टीनर, डीएनए के जेम्स और वाटसन, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन के आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्डे, होम्योपैथी के संस्थापक हैं हाइनेमैन, पुनरावर्तन सिद्धांत के आविष्कारक है अर्नस्ट हैकेल, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक है हेंसेन, रेबीज रोधी टीका के आविष्कारक है लुई पाश्चर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है लिस्टर, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की है ए फ्लेमिंग ने। आगे हम प्रमुख चिकित्सा उपकरण देखेंगे। पेसमेकर जो है ये हृदय की गति हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन यानी सीटी स्कैन का प्रयोग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। एमआरआई का प्रयोग मैग्नेटिक रोजेंस इमेजिंग यानी एमआरआई द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही यानी एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। तो आगे हम लास्ट चैप्टर यानी 14 को जिसमें हम विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं देखेंगे। एनाटॉमी जो है ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ये विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है जिसे ज्योतिषा शास्त्र भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स ये टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करते हैं। यूजेनिक्स में आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एरेनियोलॉजी मकड़ों का अध्ययन करते हैं। कीमोथेरेपी ये चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी
ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी, ये विज्ञान वनस्पतियों और प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की ये शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है, एंटोमोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल और साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी में विज्ञान के द्वारा पानी से रोगी की चिकित्सा होती है। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये स्वास्थ्य विज्ञान है। होलोग्राफी, ये लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी, ये समय मापने का विज्ञान है। मैमोग्राफी, ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीटियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना, रूप, प्रकार का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रियों का अध्ययन और उपचार न्यूरोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा है, ओडोंटोग्राफी। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की ये शाखा है, ऑप्टिक्स। आर्निथोलॉजी, ये विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, आर्निथोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में प्राणी विज्ञान, ये ऑस्टियोलॉजी जो है प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन से संबंधित है, पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी, विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य यानी ललित कला शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एस्थेटिक्स में। एग्रोस्टोलॉजी, ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, कैलिस्थेनिक्स में। कांकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोन्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गुण रेखन या बिजलेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीनिकोलॉजी में जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी में भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन में ये औषधि शास्त्र की वो शाखा है जो कि जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन कराती है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, ये शब्दकोश संकलन और लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों यानी कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन यानी एल्गी का स्टडी करते हैं। सेलिनोलॉजी में
चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी है छछूंदर, अंड जरायुज स्तनी है कंगारू, सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टल कछुआ समुद्री कछुआ, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है कटिपुच्छ पक्षी, ये स्थानीय टेल्थ स्विफ्ट होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है चीता, सबसे बड़ा सर्प है पाइथन, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग पक्षी, सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का, सबसे ऊंचा स्तनी है जिराफ अफ्रीका में, सबसे बड़ा और भारी स्तनी है नीली व्हेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीकी हाथी, अंड प्रजक स्तनी है एकिडना और डक प्लेथिटिप्स। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्वप्नों के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ यानी मजबूत तत्व दांतों का एनामेल जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर पर घंटा होता है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो कि शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड से लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम का होता है और संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबा होता है और उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण यानी ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक होता है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच होने में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे की हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वन यानी इंस्पायरेशन और 3 सेकंड के उच्छ्वसन यानी एक्सपायरेशन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है और शेष 3% भाग संचरण रुधिर प्लाज्मा करता है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक और प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांवों में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई हैं, जिससे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी ASHA कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री F से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं।